हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी से आइए एक बार सभी। कैसे हो सब लोग? कनेक्ट करेंगे सभी फटाफट से। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में। आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस टाइप के हम कंप्लीट बातें आज इस पे करेंगे। हुई में इसके बारे में क्या क्या लिखे हुए हैं वो बातें भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में डिटेल डिस्कस होगा। लेबाइल क्या होता है, ऑर्गेनिक सल्फर क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये सब चीज़ों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। इसके अलावा आपके लिए ऑफर चल रहा है 12+2 एंड ये वाला। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं 30 तारीख से पहले पहले तक, तो आपको उसका वैलिडिटी पीरियड मिलेगा 14 महीने का। आउटसाइड बैच चल रहा है 29 सितंबर से लाइफ साइंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा आउटसाइड बैच फिजिकल साइंस के लिए 8 सितंबर से स्टार्ट है, और बैच ऑन कॉमर्स ये भी स्टार्ट है 15 सितंबर से। आउटसाइड बैच केमिकल साइंस के लिए स्टार्ट हो चुका है 23 से भी, और 15 सितंबर से भी चल रहा है। एमसीक्यू बैच कॉमर्स के लिए भी स्टार्ट है दोस्तों। स्पेशल क्लासेज बहुत जोरदार अपना सेशन चल ही रहे हैं, आप लगातार देख भी रहे होंगे स्पेशल क्लासेज। मेरी स्पेशल क्लासेज को देखने के लिए ये एक बात, और ये सारी क्लासेज फ्री होती हैं एकदम से। जैसा यूट्यूब पे मामला है एकदम वैसा फ्री है यहाँ आपको। ये इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज, पोल वाला मामला जोरदार है, हैंड रेज वाला मामला जोरदार है। क्लास को मिस नहीं करेंगे आप, क्लास आपका एक भी मिस नहीं होगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाता है क्लास से पहले। लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको जो यहाँ यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है वो मामला वहाँ नहीं होता। वहाँ आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाता है एग्जाम। जैसे ये क्लास खत्म होता है, जितना मटेरियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवाया जाता है उसका सबका पीडीएफ आपको क्या कर जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर मीन्स आप ऑफलाइन और रिकॉर्डेड दोनों देख सकते, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड आप दोनों उसको देख सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? चलिए जी। इसके बाद ये अपने सेशंस चल रहे हैं, इनको आप फ्री में देखने के लिए अनलॉक कर सकते हैं BCAM10 कोड यूज कर कर। BCAM10 कोड यूज कर कर आप इनको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब चल रहा है जी एकदम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस हाइक कर सकता है दोस्तों कभी भी, तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ये मेरे बारे में BCAM कोड 10 कोड आप प्लस क्लासेज को सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेज को फ्री में देखने के लिए। आइकॉनिक और क्या है, आइकॉनिक एंड प्लस, प्लस एंड आइकॉनिक। देखिए दो टाइप का सब्सक्रिप्शन है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको मिलता है आइकॉनिक के अंदर। और प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलता है, क्विज मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड। अब देखिए आइकॉनिक के अंदर ये जो बाहर वाला मटेरियल है ये तो मिलता है, प्लस पे जितने फीचर है वो भी आइकॉनिक में मिलते हैं, मतलब आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा है। इसके बाद अगर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पहले ऐप डाउनलोड करना होगा, अनअकैडमी लर्नर ऐप। देन आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, कोई भी 3 मंथ, 6 मंथ, कोई भी आप 12 मंथ, 24 मंथ, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए आप BCAM10 कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से प्लस आइकॉनिक के, प्लस की तरह आइकॉनिक पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा BCAM10 कोड यूज करने पर। क्लियर है? इसके अलावा पेमेंट करने के मेथड है ये। बग्स बंटी आपको पता है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ही है। आज का टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और 7 बजे शाम को हम मिलने वाले हैं स्पेशल क्लास के अंदर। 7 PM स्पेशल क्लास के अंदर मिलेंगे, जो कि क्या होती है, बिल्कुल फ्री क्लास। अनलॉक करने के लिए BCAM10 कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स के बारे में। आज का अपना टॉपिक आयरन सल्फर प्रोटीन्स। लास्ट में हम देखेंगे कि हुई में क्या क्या आपको दिया हुआ है, कैसे कैसे आपको हुई में इसको एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। बिल्कुल एंड में हम हुई की लाइंस पढ़ के चलेंगे। पहले आपको अब देखना है, जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी। कितना मुन्ना लोग देख रहा है, क्या चल रहा है? हाँ जी बोलिएगा। तो आयरन सल्फर प्रोटीन, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन
सल्फर प्रोटीन। ये वाला आज का अपना मामला है आयरन सल्फर प्रोटीन। बेसिकली क्या है आयरन सल्फर प्रोटीन? पहला लाइन लिखोगे नॉन हीम आयरन, नॉन हीम प्रोटीन है। सबसे पहली लाइन तो यही है कि नॉन हीम प्रोटीन है। नॉन हीम प्रोटीन का मैंने मतलब बता रखा है तुमको। हीम प्रोटीन किसको बोलते हैं हम? हीम प्रोटीन का मतलब है, हीम का मतलब है कि वहां आयरन भी होगा और प्लस में पोरफायरिन रिंग भी होगी, पोरफायरिन रिंग भी प्रेजेंट होगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, जो हीम ग्रुप है उसके लिए आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग दोनों होना चाहिए भाई। यहाँ क्या है, आयरन तो होता है, आयरन तो यहाँ होता है, बट यहाँ क्या नहीं होता, पोरफायरिन रिंग नहीं होता। क्लियर है? काम क्या करते हैं, सेकंड लिख लो, वर्क इनका काम क्या है सर? काम इनका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। और ये प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। और किस किस में करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर। ये बात तुमको क्लियर होनी चाहिए। और एक बात और लिखना जो पेपर में आया हुआ है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ट्रांसफर सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक टाइम के अंदर। इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए। इनका जो रिलेटिवली मास होता है, जो मास पे क्वेश्चन आया, जैसे मेटेलोथाइन का CSIR नेट में पूछा जा चुका है मास के ऊपर, तो मास का लिख लोगे। इनका जो मास होता है वो क्या होता है, 6000 से 12000 तक। ज़्यादा हाई मोलिकुलर मास इनका नहीं होता, बहुत ही कम होता है। इनके अंदर डिफरेंट आयरन का नंबर चेंज होता है, सल्फर का नंबर चेंज होता है। इस टाइप से यहाँ आपको मामला देखने को मिलता है। रिडक्शन पोटेंशियल इनका बहुत कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इनका बहुत कम होता है। मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वेरी लो होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का क्या मतलब है? रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का कि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा। देखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है तो मींस क्या है, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है। क्लियर है ये वाली बात? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो तो उसका रिडक्शन इजीली होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। यहाँ इनका रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे आगे ट्रांसफर सिस्टम में। अब तुमने देखा होगा, हमने जेंथाइन ऑक्सीडेज पढ़ा था लास्ट टाइम का लेक्चर अगर आपको याद है तो मैंने जेंथाइन ऑक्सीडेज पढ़ाया था, जेंथाइन। और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के लिए Fe2S2 लिया था। क्लियर है कि नहीं ये वाली बात? कितने लोगों को क्लियर है Fe2S2 वाली बात? कितने लोगों को क्लियर है Fe2S2 वाली बात? क्योंकि वहां हमने देखा था कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन है सर, उनके अंदर हमने ऐसा देखा था कि जो मोलिब्डेनम से जाता था Fe2S2 के पास, और Fe2S2 से FAD के पास, और FAD से O2 के पास। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर एज वेल एज जेंथाइन ऑक्सीडेज के अंदर एक यूनिट यूज होती थी Fe2S2। अब देखो, यही तो वो आयरन सल्फर प्रोटीन था जो इसका वन ऑफ द आयरन सल्फर प्रोटीन में से एक है, Fe2S2। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई कुछ मामला गड़बड़ लग रहा हो तो बोलो, जल्दी से बोल दो। अच्छा, इनकी ज्योमेट्री एक फिक्स रहेगी, टेट्राहेड्रल बनाएंगे ऑलवेज। क्या बनाएंगे, लिख लो, आयरन जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। आयरन जो बनाएगा वो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आयरन के चारों तरफ टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होगा। आयरन के चारों तरफ क्या होगा, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट होगा, मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब टेट्राहेड्रल होगा तो तुम ये भी बता सकते हो कि सर टेट्राहेड्रल है तो ये हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा। तो लिगेंड चाहे वो वीक लिगेंड की तरह काम करेंगे, और तुम बोलोगे सर वो क्या होगा, और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड। जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात आती है, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होंगे उनके अंदर डिस्टोर्टेड मामला आएगा। क्या आएगा, डिस्टोर्टेड मामला। तो तुम यहाँ क्या बोलोगे, सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है और जो लिगेंड्स होंगे वो वीक होंगे, मींस क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा सर, कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक होगी। बिल्कुल मुकेश पुरोहित चल रहा है, बिल्कुल डिटेल ही चल रहा है, एकदम से सारा टॉपिक कवर होगा, सारा एकदम से बिल्कुल सारा टॉपिक कवर होगा। आपने अब तक देखा होगा तो हमने बहुत सा टॉपिक कर लिया है। मैं बता देता हूं तुमको अब तक क्या क्या कवर करवा चुका हूं, और अभी ये चलेगा कम से कम 10 दिन चलेगा, कंप्लीट होगा एक एक। और लाइन पढ़ा रहा हूं मैं हुई का एक एक। पहले जितना तुमको यहाँ बताया जाता है उसी के ऊपर हम लास्ट में हुई का एक एक लाइन भी पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या क्या कवर करवा दिया वो देख लीजिए। अब तक मैंने आपको पहले लेक्चर में पोरफायरिन,
मेटेलोपोरफायरिन और पोरफाइन, ये 3 टॉपिक करवाए थे, तीनों पे हमने डिफरेंशिएट किया था। देन हमने मायोग्लोबिन के बारे में बात कर लिया, अभी हीमोग्लोबिन बचा हुआ है। मायोग्लोबिन के बाद हमने हेमिथ्रिन हीमोसाइनिन के बारे में बात कर लिया, और उसके अलावा हमने एसओडी के बारे में बात कर लिया, सल्फर डिसम्यूटेज एंजाइम के बारे में, और इसके बाद हमने जेंथाइन ऑक्सीडेज के बारे में बात कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं सल्फर आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन आता है इससे। अब देखिए, अब आपको ना देखते पहचान में आना चाहिए कि क्या मतलब है। देखिए सल्फर जो है ना, ये 2 टाइप का होता है, इसके अंदर 2 टाइप का सल्फर। कैसे सर? आज यार मुझको गर्मी लग रहा है, क्या बात है? एसी चालू, 1 मिनट रुको यार, एसी चालू कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा गर्मी का माहौल ना रहे, थोड़ा सा गर्मी का माहौल ना रहे। ठीक है, अब देखो सुनो भाई मेरी बात। सल्फर हमारे पास 2 टाइप, अब देखो आयरन सल्फर है तो आयरन तो एक ही होगा, सल्फर 2 टाइप के होंगे। क्या होंगे? सल्फर 2 टाइप के होंगे, लिख लो, टाइप ऑफ सल्फर। अब सल्फर के भी टाइप होते हैं सर। इस आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर आपको 2 टाइप के सल्फर मिलते हैं। एक तो आपको मिलेंगे एसिडिक सल्फर, एसिडिक सल्फर। दूसरा आपको मिलेगा नॉन एसिडिक, नॉन एसिडिक सल्फर, नॉन एसिडिक सल्फर। एसिडिक और नॉन एसिडिक का क्या मतलब है? देखो मैंने क्या लिखा है, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो उस आयरन के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सल्फर जुड़े होंगे, और उनमें से तुमको 2 टाइप के मिलेंगे। एक आयरन, आयरन तो होगा एक ही होगा, आयरन तो आयरन ही होगा। इसके अलावा एसिडिक एंड नॉन एसिडिक 2 टाइप के सल्फर आपको मिलेंगे। उसमें पहला लिख लो, एसिडिक वाले कौन से होंगे, पहचानना कैसे है? एसिडिक वाले कौन से होंगे, पहचानना कैसे है? जिनके तुम देखो, एक बात तो पता है कि एसिडिक का मतलब है कि जो लेबाइल हो। एक तो इनको एसिडिक वाले सल्फर को क्या बोलोगे? लेबाइल सल्फर बोलोगे। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुका है, लेबाइल सल्फर, लेबाइल सल्फर बोलते हैं। दूसरा, लेबाइल के अलावा ये क्या बोलोगे? इनको इनऑर्गेनिक सल्फर भी बोलोगे। क्या बोलोगे? इनऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर। अच्छा, ये कैसे हमें कैसे पता चलेगा सर एग्जाम के अंदर है कि हमको कोई स्ट्रक्चर दे दे और हमसे पूछ ले कि ये कौन सा सल्फर है? तो ये आपको मिलेगा ब्रीजिंग पोजीशन पर। कहां मिलेगा? ब्रीजिंग पोजीशन पर, या इनको ब्रीजिंग सल्फर बोल लो। जो क्या मिलेंगे अपने को? टर्मिनल पे नहीं मिलेंगे, ब्रीजिंग पोजीशन पे। ब्रीजिंग का मतलब क्या है? आयरन है, यहां सल्फर होगा, यहां आयरन होगा, मतलब ये 2 मेटल को बाइंड किया हुआ है, और मेटल कौन सी है? आयरन है। ये क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो, यहां तक से जल्दी से बोलो, जल्दी से एकदम फटाफट से बोल दो। अच्छा, ये जो एसिडिक सल्फर है ये हाइड्रोजन से, या आप इसे बोल सकते हो डायरेक्टली किससे जुड़े होंगे? मेटल के साथ जुड़े होंगे। क्लियर है? नॉन एसिडिक वालों को क्या बोलते हैं? देखो, इनको ऑर्गेनिक बोलते हैं, तो इनको क्या, इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर। अच्छा, ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का ध्यान में आता है कार्बन और हाइड्रोजन। यहां सल्फर किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। मतलब ये नॉन डायरेक्ट एस एटम जो डायरेक्टली बाइंड होंगे वो किसके साथ होंगे? कार्बन के साथ होंगे। जो कार्बन होंगे वो डायरेक्टली बाइंड किससे होंगे? डायरेक्टली बाइंड होंगे किसके साथ? डायरेक्टली बाइंड विद, आप लिखोगे डायरेक्टली बाइंड कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन में अमीनो एसिड्स, ध्यान कीजिए, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में लिख लीजिए सिस्टीन, सिस्टीन। जिसके अंदर देखो, सिस्टीन के अंदर सल्फर होगा, वो एक साइड कार्बन से जुड़ा होगा, एक साइड हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। क्लियर है ये वाली बात? इनको क्या बोल दोगे? इसको लेबाइल बोला है, तो ये नॉन लेबाइल होते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, लेबाइल नॉन लेबाइल पे। इसको लेबाइल और नॉन लेबाइल, और इनको ऑर्गेनिक सल्फर बोलते हैं। सर पहचानेंगे कैसे? नंबर कैसे पहचानेंगे कि कौन से कितने हैं? नंबर पहचानने के लिए देखो, जब तुम्हें फॉर्मूला मिले ना, जैसे लिखा हुआ मिल गया Fe2S2, जैसे हमने लास्ट टाइम जेंथाइन ऑक्सीडेज किया था, तो मैंने Fe2S2 के बारे में आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है। और इसका जेंथाइन जो साइकिल बनाया था कि जेंथाइन था, जेंथाइन से कहा गया था मोलिब्डेनम के पास, मोलिब्डेनम से इलेक्ट्रॉन कहा गया था Fe2S2 के पास, इसके बाद FAD के पास, और यहाँ से O2 के पास। तो यहाँ जो Fe2S2 था वो यही Fe2S2 था, इसी का एक पार्ट। अब एक बात बताइए मेरे को, Fe2S2 में मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि लेबाइल कितने होंगे, नॉन लेबाइल कितने होंगे, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे सर आयरन का एटम तो नंबर हमें दिख रहा है, यहाँ जो लिखा है वो आयरन का एटम है, यहाँ जो लिखा है वो सल्फर का नंबर है। और सल्फर तो 2 टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, एसिडिक एंड नॉन एसिडिक। तो मुझे ये बताइए कि सर ये कौन से वाले हैं? तो लिख लो, जो फॉर्मूले में तुमको दिखाई देंगे वो नॉन लेबाइल होंगे। क्या होंगे? नॉन लेबाइल। क्या होंगे? नॉन लेबाइल, नॉन लेबाइल। यहां तुम बोल सकते हो नॉन एसिडिक,
नॉन एसिडिक, यहां तुम बोल सकते हो ऑर्गेनिक सल्फर। जो तुमको फॉर्मूले में दिखाई दे वो क्या होंगे, नॉन लेबाइल। और अभी हम बात करके आए कि आयरन जो होगा वो टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होगा। आयरन जो होगा, आयरन के चार तरफ 4 ग्रुप लगे होंगे, हमें ये पता है कि अगर टेट्राहेड्रल है तो 4 बॉन्ड बना रखे होंगे उसने। अब तुम्हें यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए, जैसे ये तो अभी हम स्ट्रक्चर करेंगे थोड़ी देर में, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा जाएगा, मैं लिखूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं Fe2S2 के बारे में, तो Fe2S2 के बारे में बात करेंगे तो तुम्हें साफ साफ समझ में आना चाहिए कि सर जैदा जैन, सर तौसीफ, बहुत बढ़िया जी, नाम चेंज कर लिया है क्या तौसीफ, क्या तौसीफ नाम चेंज कर लिया है। तो देखो, अब जब तुम्हारे सामने क्या है, कोई भी नाम लिख के दे और पूछ ले इसमें लेबाइल कितना है, नॉन लेबाइल कितना है। लेट्स सपोज मैंने आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा, FeS0, मुझे बताइए कि इसके अंदर कितना लेबाइल है, कितना नॉन लेबाइल सल्फर है। तो क्या बताओगे, कितना लेबाइल है, कितना नॉन लेबाइल है, कैसे बताओगे, जल्दी से बोलिएगा। मैंने लिखा FeSC0, तुम कहोगे सर एक आयरन एटम है, एक आयरन मेटल है, मेटल का नंबर 1 है, और जो साथ में लिखा होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक वाला होता है। तो आप लिखोगे 0 क्या है, ऑर्गेनिक सल्फर। 0 क्या है, मैंने क्या लिखा, अच्छा नॉन लेबाइल नहीं, लेबाइल लिखो भाई, गलत लिख दिया, लेबाइल लिखो, लेबाइल, लेबाइल, लेबाइल चेंज करना भाई, चेंज करना, ये गलत लिख दिया। जो साथ में नंबर होगा वो लेबाइल होगा, साथ में जो नंबर होगा वो लेबाइल होगा, लेबाइल। इसको लिख लो एसिडिक, ठीक है, आगे वाले पे जाए जब तो पता चलता है कई बार। देखो यहाँ S0 है, S0 है मतलब तुम क्या कहोगे, 0 लेबाइल है। लेबाइल कितना है, 0, एक बार चेंज कर लेना भाई, लेबाइल 0 है। जो फॉर्मूले में दिखे लिख लो यहाँ, फिर कोई कहेगा सर आपने पहले बताया, जो फॉर्मूले में लिखे, जो फॉर्मूले में दिखाई दे, तुमको दिखाई दे, वो क्या होंगे, लेबाइल होंगे, लेबाइल सल्फर। लेबाइल और इनर्ट तुम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो। लेबाइल का मतलब क्या है, जिनको निकाला जा सकता है, जिनको निकाला जा सकता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि सर इस फॉर्मूले के अंदर ना लेबाइल सल्फर कितने हैं, 0 है, एक आयरन। और तुमको पता है कि आयरन जो होगा वो टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में। टेट्राहेड्रल का मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा सर, टेट्राहेड्रल का मतलब है कि वो 4 बॉन्ड तो नेसेसरी बनाने वाला है, किसके साथ बनाएगा अब, और तुमको पता है कि वो जुड़ेगा सिर्फ सल्फर के साथ, जुड़ेगा सिर्फ सल्फर के साथ। तो अब लेबाइल वाले तो है नहीं, और लेबाइल वाले ब्रीजिंग पोजीशन पे आते हैं, तो ब्रीजिंग होने के लिए कम से कम 2 मेटल होना चाहिए था, यहाँ 1 मेटल है। तो तुम सारे बोलोगे सल्फर तो है यहाँ सर, यहाँ सल्फर है, सब जगह सल्फर है, पर ये सल्फर कौन से हैं, सिस्टीन वाले हैं, अमीनो एसिड सिस्टीन के सल्फर है सर, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक सल्फर है। क्या है, ऑर्गेनिक सल्फर है, सिस्टीन वाले हैं ये अमीनो एसिड्स कौन से हैं, सल्फर वाले। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर एक आयरन है Fe, उसके साथ क्या है, 4 सिस्टीन यूनिट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सिस्टीन यूनिट लगे हुए हैं। आ रही है बात समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, 4 लिगेंड होंगे, जिसमें एसिडिक और नॉन एसिडिक हो सकते थे, बट हमें पता है कि ये वाले कौन से हो गए, एसिडिक वाले कितने हो गए, 0 हो गए। ब्रीजिंग में कोई भी सल्फर नहीं है, बोलो यार क्लियर है कि नहीं है। नहीं सर अपना मोबाइल चार्ज पे, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया मामला, जबरदस्त मामला है। यहां तक बताइए ये वाला मामला आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, इतना बताइए कि आपको अगर लेबाइल और नॉन लेबाइल में फर्क पता चलने लग गया तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके लिए बहुत ही आसान मामला हो जाएगा आगे। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब मैंने ये बोला, अच्छा सर आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो कोई ऐसे तो लिखा नहीं होगा, इसका मतलब होगा कुछ ना कुछ, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट क्या अपने पास है, आयरन सल्फर प्रोटीन है। क्या है, सबसे सिंपलेस्ट आयरन सल्फर प्रोटीन अपने पास यही है। ये बात तुमको ध्यान में रखनी है। इसको बोलते हैं रूबरडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, रूबरडॉक्सिन। इसके बारे में लिखते हैं कुछ, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां लिखो। पहला सल्फर का पहला टाइप, आयरन सल्फर प्रोटीन का सबसे पहला टाइप क्या लिख लो, रूबरडॉक्सिन। रूबरडॉक्सिन, रूबेरोडॉक्सिन, वैसे रूबरडॉक्सिन बोलता हूं मैं, वैसे रूबरडॉक्सिन होता है, ठीक है। तो जो बोलने लग जाते हैं उसी टाइप से लिखा जाता है, तो रूबेरोडॉक्सिन होता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्या मिलता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। कहां पाया जाता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब एनएरोबिक क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए था। एनएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक का मतलब होता है जिनको ऑक्सीजन का नीड है, एनएरोबिक जो बिना ऑक्सीजन का मामला है। क्लियर है ये वाला। अच्छा काम किसका करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करेगा। सर आयरन सल्फर प्रोटीन है तो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू में लिख लेना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एग्जाम में आ चुका है CSIR नेट में। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा,
ट्रांसफर करेगा। नॉन हीम आयरन प्रोटीन है, क्या लिखोगे, नॉन हीम आयरन प्रोटीन। मतलब क्या है कि हमारे पास सर हीम ग्रुप नहीं है बट आयरन प्रेजेंट है। हीम क्या होता है, पोरफायरिन प्लस आयरन, आयरन तो है पोरफायरिन रिंग नहीं है, तो इसको क्या बोल दिया, नॉन हीम आयरन प्रोटीन बोल दिया। यहां तक बोलिए आयरन एटम जो होगा वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होगा। आयरन ज्योमेट्री लिख लो डायरेक्ट, ज्योमेट्री ज्योमेट्री लिख लो, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की बात आती है डिस्टोर्टेड हो जाता है मामला। स्ट्रक्चर बना देता हूं सर, आयरन 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 आयरन, सल्फर 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 सल्फर, और ये सल्फर कौन से है, सिस्टीन वाले सल्फर है। सिस्टीन अमीनो एसिड्स के क्या है, ये सल्फर है सारे के सारे। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सर, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा फिर आगे देगा। तो आयरन दो फॉर्म में हो सकता है, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक रिड्यूस्ड फॉर्म। एक क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म में देखो आयरन मैक्सिमम तुम कहोगे 3 में देखा जाता है सर मोस्टली, आयरन +3 में। अगर रिड्यूस हुआ होगा तो मतलब क्या है, वो कम में हो गया, आयरन +2 में आ गया होगा। जैसे इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, अब तुम देखो जैसे जेंथाइन वाला लास्ट टाइम मैंने तुमको करवाया, मैंने बोला जेंथाइन था, जेंथाइन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, मोलिब्डेनम के पास। मोलिब्डेनम +6 में पहले था, +4 में हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, Fe2S2 ने। अब Fe2S2 ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया था, मतलब रिड्यूस हुआ था, पहले वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, देन इसने फिर अपने इलेक्ट्रॉन आगे Fad को दिए थे और Fad ने फिर O2 को दिए थे। ये चलता था जेंथाइन ऑक्सीडेज का अंदर, ठीक है, ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, दो फॉर्म हो सकती है सर, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। आ रही बात समझे। अब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में अगर हम बात करूं तो एक आयरन है, अगर देखो यहाँ +3 के अंदर है और यहाँ +2 के अंदर है, आ रही बात समझे। हाई स्पिन तो होगा ही होगा क्योंकि ये क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। लिख लेना हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी बात लिख लेना, हाई स्पिन होंगे, पोरफायरिन रिंग नहीं है, बिल्कुल पोरफायर सर, हेमिथ्रिन में ऑक्सी, हेमिथ्रिन में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है या नहीं, ये लास्ट टाइम तुमको बताया था सेम एकदम, बिल्कुल होता है। अगर तुमने देखा होगा तो ये देख लो, डायामैग्नेटिक उसी वजह से हुआ था वो। अगर तुम लगातार लेक्चर देख रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए, तुम क्लास देख नहीं रहे हो तो फिर पता नहीं तुमको। यहाँ ये देख लो, ये वाला मामला, ये देखो यहाँ तुमको बताया था एकदम से, लिख के मैंने लिखा भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि लिखा ना हो, जरूर लिखा होगा। कहाँ गया ये वाला आयरन साइडोफोर्स वाला, ये मामला तो कहाँ गया, हाई स्पिन, ये रहा हेमिथ्रिन का मामला, ये देखो ये रहा। कहाँ गया भाई साहब, इसमें मैंने तुमको टिक मार्क करके ये भी बोला था कि ये क्या होता है, अरे कहाँ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता मैंने ना बताया हो यार, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने ना बताया हो। ये देख लो, डीऑक्सीफॉर्म, ऑक्सीफॉर्म, ये देखो ये लिखा हुआ रहा, ये देखो पम्मी वर्मा, ये देखो अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो ऐसा कोई चीज नहीं बचेगा जो हमने डिस्कस ना किया हो, जो हमने डिस्कस ना किया हो। ये देखो ऑक्सी हेमिथ्रिन, आयरन लो स्पिन T2G5 बनेगा, T2G6 T2G5 बनता था एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, क्लियर है। इधर एटोमेटिक था, इधर एटोमेटिक था, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो सारे लेक्चर अगर तुम रेगुलर देखोगे ना तो तुम्हें कोई डाउट बचेगा ही नहीं कि तुम्हें जो कुछ पूछना पड़े, क्लियर है। अब आयरन सल्फर प्रोटीन आज खत्म होगा तो इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं बचेगा इससे रिलेटेड। चलिए भाई, अब अपना ये वाला मामला एकदम से तुमको क्लियर हो गया है कि इतनी बातें याद रख लोगे तुम सारे, इतनी बातें याद रख लोगे सारे मुन्ना लोग। आयरन सल्फर प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन है ये, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट। बोलो, बॉन्ड एंगल कई बार तुमसे पूछ लेता है, डिस्टोर्टेड होता है इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है ना थोड़ा सा वेरी करता है, 104 से लेकर 114 तक। आयरन सल्फर का इनका जो टेट्राहाइड्रल एनवायरनमेंट में इसका बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा वेरी करता है, 104 से 114, इसी वजह से इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल भी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का मामला सबको। नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। नहीं नहीं, वीक और स्ट्रॉन्ग और डायामैग्नेटिक अगर एग्जाम में आता है तो तुमको डायामैग्नेटिक लिख के आना है, डायामैग्नेटिक ही होता है दोस्त, बिल्कुल एकदम से डायामैग्नेटिक ही होता है, ठीक है।
और वो डायामैग्नेटिक T2G देखो +3 में था और T2G देखो T2G5 था, +3 में T2G5 बनेगा, T2G5 हाई लो स्पिन था, T2G5 बनेगा। तुमको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, पर डायामैग्नेटिक आता है एक्सपेरिमेंटल। और डायामैग्नेटिक कब आएगा? जब वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री था और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, वो जब दोनों आपस में कपल करेंगे तभी वो क्या हो सकता है? डायामैग्नेटिक बन सकता है। तुमसे वीक स्ट्रॉन्ग नहीं पूछेगा एग्जामिनर। मैंने तुमको हुई का लाइन भी तो पढ़ाया था एक एक कि ये चीजें लिखी हुई है। यहां तक क्लियर है तो बोलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अब देखिए, अब इसकी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म के बारे में बात कर ले, रूबरडॉक्सिन के। अब रूबरडॉक्सिन की दो फॉर्म है सर, रूबरडॉक्सिन की दो फॉर्म है सर। एक रूबरडॉक्सिन आयरन में था, आयरन +2 में, एक आयरन +3 में, आयरन +2 आयरन +3। एक को तुमने क्या बोला? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या बोला? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और एक को तुमने क्या बोला? रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, हाई स्पिन बनाएगा ये तो कंफर्म है। तो अब तुम लिखोगे सर आयरन +2 में टेट्राहाइड्रल बनेगा, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम तो सिंपल यही करोगे, क्योंकि इन्वायरमेंट तो टेट्राहाइड्रल ही है ना, इन्वायरमेंट तो टेट्राहाइड्रल ही है दोस्तों। आयरन +3 में D5 सिस्टम बनेगा और इसमें क्या बनेगा? अपने पास D6 सिस्टम बनेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1 2 3 4 और 5 और 6। क्लियर है यहां तक की बात? बोलो भाई साहब। दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे एज वेल एज ESR एक्टिव होंगे। तो लिख लो, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ESR एक्टिव होगा। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ESR एक्टिव होगा, ESR एक्टिव होगा। तो यहां तक आई थिंक किसी को पहले केस के अंदर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बोलो, आयरन सल्फर का सबसे सिंपलेस्ट रूबरडॉक्सिन वाले के अंदर, रूबेरोडॉक्सिन या रूबरडॉक्सिन बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब देखो, जब ये 0 है ना, तो सिंपल सा मतलब है कि ब्रीजिंग में कोई सल्फर नहीं होगा। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रीजिंग सल्फर अपने पास होते हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब कैसे हटाया जा सकता है। देखो, जब लेबाइल सल्फर नाम लिया है एग्जामिनर ने, देखो लेबाइल और नॉन लेबाइल का मतलब क्या होता है? लेबाइल का मतलब तुम पढ़ते हो कि निकल जाना, नॉन लेबाइल का मतलब हम कोई बॉन्ड नहीं तोड़ पाते। लेबाइल का मतलब है कि इस लिगेंड को हम तोड़ पाते हैं, किसी से रिप्लेस कर देते हैं तो हम लेबाइल बोल देते हैं, अगर रिप्लेस नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं इनार्ट होता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट अपना। अब आता है अपने पास फेरिडॉक्सिन्स। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फेरिडॉक्सिन्स। इसमें कई कैटेगरीज होती है फेरिडॉक्सिन्स। इसमें मोर देन 1 आयरन होंगे, मोर देन 1 आयरन। आयरन क्या होंगे? मोर देन 1 आयरन है। आयरन एटम क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एक ज्योमेट्री सबका लिख लो, सबका डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। जितनी फेरोडेक्सिन पढ़ेंगे, चाहे वो Fe2S2 पढ़ ले, चाहे वो Fe3S4 पढ़ ले, चाहे वो Fe4S4 पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, सबके अंदर क्या लिखोगे? डिस्टोर्टेड ही लिखोगे। क्या लिखोगे? डिस्टोर्टेड। ज्योमेट्री सबकी क्या होगी? डिस्टोर्टेड होगी। ज्योमेट्री लिख लो, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। सबकी ज्योमेट्री क्या होगी? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। यहां तक समझ में आया दोस्तों सबको? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। अब मैं ये 3 टाइप तुमको पढ़ना है, Fe2S2, Fe3S3, Fe4S4। तो पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं फेरिडॉक्सिन्स का। तो पहला केस है अपने पास Fe2S2 का, Fe2S2 का। अब मैं तुमसे फॉर्मूला तुमको दे दिया Fe2S2, तुम बोलोगे सर मेटल 2 है। मेटल कितना है? 2 है। मैंने पूछा लेबाइल सल्फर बोलो साहब कितने हैं? लेबाइल बोल दो, एसिडिक सल्फर बोल दो, एसिडिक सल्फर कितने हैं? तुम साफ साफ कहोगे सर 2 दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मूले में 2 है, तो लेबाइल आपने बोला था फॉर्मूले में जितने होंगे उतने ही लेबाइल होंगे। क्लियर है? यहां तक 2 लेबाइल है। मैंने बोला तो अच्छा ऐसा बताओ कि नॉन लेबाइल कितने होंगे? नॉन लेबाइल कितने होंगे? भाई लेबाइल सल्फर तुमने बता दिए, तो नॉन लेबाइल बता दो। तुम अब कहोगे सर नॉन लेबाइल ऐसे बता सकते हैं कि एक आयरन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक आयरन क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। दूसरा आयरन भी क्या करेगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड में 2 तो कॉमन आ गए सर, ये सल्फर और ये सल्फर। ये क्या है? लेबाइल सल्फर है अपने पास। क्या है? लेबाइल सल्फर है। तो नॉन लेबाइल कितने हो जाएंगे सर? नॉन लेबाइल कितने हो जाएंगे? तुम कहोगे सर तो बच गए 4, वो क्या हो जाएंगे? नॉन लेबाइल हो जाएंगे। तुम बोलोगे नॉन लेबाइल कितने हो जाएंगे सर? 4 सल्फर। अब तुमको पता है कि इसने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं सर,
दोनों ने बॉन्ड तो 4-4 बनाने हैं, और ब्रीचिंग वालों को हम क्या बोलते हैं, लेबाइल सल्फर बोलते हैं, लेबाइल सल्फर, जो कि फॉर्मूले में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। अब आयरन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड दो बॉन्ड बना चुका है वो ब्रीचिंग वाले के साथ। उसके साथ कितने और आ सकते हैं, तुम बोलोगे सर 2 और आ सकते हैं, जिनको हम नॉन लेबाइल बोलते हैं। नॉन लेबाइल कौन से, सल्फर आता है सिस्टीन का, सल्फर आता है सिस्टीन अमीनो एसिड का, सल्फर आता है सिस्टीन का, सल्फर है सिस्टीन का। ये 4 क्या है, नॉन लेबाइल है, जो कि क्या है, सिस्टीन वाले सल्फर है। क्या है, सिस्टीन वाले सल्फर है। यहां तक बोलिए किसी को कोई डाउट है क्या? 4 सिस्टीन यूनिट होगी, ऐसा भी बोल सकते हो, नॉन लेबाइल सल्फर भी बोल सकते हो, 2 आयरन मेटल होगा। क्लियर है कि नहीं है? पर आयरन एटम पूछ ले, पर आयरन एटम, पर आयरन है, पर आयरन, ईच आयरन पूछ ले, ईच आयरन पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ईच आयरन के ऊपर, ईच आयरन के ऊपर, ऑन ईच आयरन। तुम बोलोगे 2 लेबाइल 2 इनर्ट, 2 लेबाइल 2 इनर्ट, 2 लेबाइल होंगे सर, 2 इनर्ट होंगे। और तुमसे पूछ ले टोटल ओवरऑल, तो तुम कहोगे 4 लेबाइल, 4 नॉन लेबाइल, 2 लेबाइल। यहां तक की बात सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलो जल्दी से एक बार, ये वाली बात तुमको क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर 2 लेबाइल होंगे, 4 नॉन लेबाइल होंगे, बिल्कुल पम्मी वर्मा एकदम क्लियर बोले। 4 जिसमें लेबाइल सल्फर कितने हैं, 2, नॉन लेबाइल कितने हैं, 4 है। यहां तक की बात सबको क्लियर है, फॉर्मूले से सबको समझ में आता है। आ रही बात समझ में ये वाली? रिडॉक्स फॉर्म के बारे में बात किया जाए, रिडॉक्स फॉर्म के बारे में, रिडॉक्स फॉर्म के बारे में। अच्छा एक बात और देखो, एग्जामिनर तुमसे एक बात कहता है, एग्जामिनर कहता है कि जो लेबाइल सल्फर है ना, उनको हटाया जा सकता है किसी एसिड के साथ क्या करके, रिएक्शन करके, और उन हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। तो कैसे, क्या मतलब है उसका? एक लाइन तुमको पढ़ाता हूं, देखो जो लेबाइल सल्फर है ना, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम के अंदर आ चुका है कि लेबाइल सल्फर को किसको निकाला जा सकता है, किसको निकाला जा सकता है। तो एक लाइन तुमको मैं हुई से पढ़ाता हूं, उस लाइन को देखिएगा। अब की बार वो रिएक्शन पूछ सकता है तुमसे, क्या कर सकता है, रिएक्शन पूछ सकता है एग्जामिनर तुमसे, क्या कर सकता है एग्जामिनर, क्या पूछ सकता है, रिएक्शन पूछ सकता है। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि जो इनऑर्गेनिक सल्फर जिनको बोलते हैं, लेबाइल सल्फर जिनको बोलते हैं, या सल्फाइड आयन बोलते हैं, लेटर रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद एसिड, इनको निकाला। ये लाइन से क्वेश्चन आ चुका है कि एसिड से किनको निकाला जा सकता है, लेबाइल, नॉन लेबाइल, ऐसा करके सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। एक क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आ चुका है, लेबाइल जो एसिड है उनको निकाला जा सकता है। अगली बार तुमसे पूछा जा सकता है कि जो लेबाइल एसिड है उनको निकालने के लिए, देखो एसिड डाला, एसिड के बाद वो किस फॉर्म में निकलते हैं, ये बात तुमसे पूछी जा सकती है, H2S गैस के फॉर्म में, H2S गैस की फॉर्म में। ये याद रखना है कि जो लेबाइल सल्फर निकलते हैं वो किस फॉर्म में निकलते हैं, H2S। ये बात तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी चीजें बाद में देखने वाले हम, जब लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये बात तुमको क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि जो लेबाइल सल्फर है उनको हम निकाल सकते हैं, कैसे, रिमूव कर सकते हैं बाय विद ट्रीटिंग विद एसिड्स। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिड के साथ ट्रीट करके हम निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसिड के साथ ट्रीट करके निकाल तो सकते हैं, ये तो ठीक है, ये तो आ चुका है एग्जाम में। किस फॉर्म में निकलता है ये भी ध्यान रखना है, H2S गैस की फॉर्म में वो क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है? तो देखिए अब मैं इसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म लिखता हूं, 2 फॉर्म। हमारे पास एक ऑक्सीडाइज, मतलब मेरे पास एक आयरन था, आयरन के साथ कितना, 2 आयरन है टोटल, कितने मेरे पास, 2 आयरन है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म। दूसरी मैं क्या लिख रहा हूं, रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। अब सल्फर तुम बता सकते हो कितने होंगे, 2 लेबाइल सल्फर है, हमको पता है 2 सल्फाइड है, क्या है, 2 सल्फाइड है। अगर तुम इसके अंदर देखो तो तुम डायरेक्ट अगर इसका देखना चाहो तो ऊपर 2 पॉजिटिव, ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। देखो ये आयरन भी +3 में है, ये भी +3 में, एक सल्फाइड पे 2 माइनस का होता है, एक सल्फाइड पे 2 माइनस का होता है। तो यहाँ H2 लिखूंगा तो टोटल -4 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, -4। और हमको पता है कि -4, और अगर आयरन को हमको +3 में करना, देखो आपको पता है कि Fe2S2 था, Fe2S2 था, 2 आयरन लिख दिए मैंने, तो 2 सल्फर लिख दिए, एक सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है सल्फाइड पे। तो यहाँ मैं ऊपर यहाँ क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो ये टोटल माइनस का कितना हो गया, -4। और इन दोनों आयरन को मुझे +3 में रखना है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर है। तो ये कितने में होगा, ऊपर कितना, +2 होगा। तो तुम ऐसे ही करोगे ना, x + x = -4 = +2, और x + x तुम कितना कर लोगे, 6 कर लोगे। और तुम क्या कहोगे, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू +3 आएगा। तो मतलब ये वाला आयरन +3 में अब
ये वाला भी +3 में है। ये कब है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात है। ये किसकी बात है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हमको पता है क्या करता है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो तुमको पता है आयरन सल्फर प्रोटीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, तो एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। तो तुम बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आयरन और सल्फर ही होंगे। अब सल्फर का तो नंबर चेंज नहीं होना क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना इलेक्ट्रॉन का जाना है, तो ये फिर से 2 होगा। अब देखिए एक तो 3 में था, 1 इलेक्ट्रॉन आने से रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो कोई एक सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन के आने से +2 में चेंज हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ आई नहीं? और मुझे एक को +3 में रखना है, एक को +2 में रखना है, तो ऊपर चार्ज क्या रखना पड़ेगा? +1 रखना पड़ेगा, क्योंकि सल्फाइड की वजह से -4 आएगा, ऊपर जाएगा तो +5। अब मैं इसको x + y = -4 और +1 करता हूं, तो x + y = क्या हो जाएगा? 5। तो एक 3 में रहा होगा, एक 2 में रहा होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए तुमको सबको, ये बात तुम सबको समझ में आनी चाहिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक, यहाँ तक बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे सभी कि यहाँ तक का मामला क्लियर है कि नहीं है। क्या ये मामला क्लियर है तुम सबको? क्या ये मामला तुमको क्लियर है? आज मैंने ग्रुप में भी शेयर नहीं किया क्या तुमको वीडियो? चलिए बताइएगा जी, क्या यहां तक का मामला क्लियर हुआ सबको एकदम से? चलिए जी नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अच्छा एक बात और देख लीजिए, इसी के बारे में लिख लीजिए, इसी के बारे में Fe2S2 के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट यूज लिख लो क्योंकि इसके बारे में लिख रहे हैं तो यही पढ़ लेते हैं। Fe2S2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा जैंथाइन ऑक्सीडेज, जैंथाइन ऑक्सीडेज जैसे लास्ट वीडियो में कराया था यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है जैंथाइन ऑक्सीडेज, इसके अंदर भी यूज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इन कर लो, फोटोसिंथेसिस एंड जैंथाइन ऑक्सीडेज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए, अब मुझे ये देखना है कि ये जो बने हैं दोनों, ये डायामैग्नेटिक होंगे कि पैरामैग्नेटिक होंगे, किस टाइप के होंगे। तो तुम्हें पता है कि यहाँ T2G5 बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म है। बोलो भाई साहब जल्दी जल्दी से। देखो +3 के अंदर है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। तुमको पता है कि +3 में होगा और तुमको पता है कि ऑक्टाइडल टेट्राइडल इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? टेट्राइडल इन्वायरमेंट होता है। पहली बार पहले ही क्वेश्चन से हम डिस्कस करने लगे थे। अगर टेट्राइडल है तो हाई स्पिन बनेगा, हाई स्पिन बनेगा तो 5 इसके पास होंगे और 5 इसके पास होंगे अनपेयर्ड। अब देखिए 1 के 5 की वजह से अगर 5 ऐसे हैं, 1 के 5 ऐसे हैं तो दूसरे के 5 लेट्स सपोज ऐसे हैं अपोजिट स्पिन में। तो ओवरऑल अगर मैं स्पिन की बात करूं तो एक +5/2 में होगा, एक -5/2 में होगा। ओवरऑल स्पिन क्या होगा? 0 होगा। इसी वजह से ये क्या होते हैं? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक अब इसको तुमको पूछे कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में Fe2S2 क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक तो होता है सर ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग का मतलब है कि एक के ओड इलेक्ट्रॉन थे, उसको दूसरे के ओड इलेक्ट्रॉन मिल गए और वो एक पेयर में बन गए, एक +हाफ एक -हाफ, तो ओवरऑल वो क्या हुए? डायामैग्नेटिक हुए। जल्दी से बोलिए। दोनों के अंदर 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अलावा तुम अगर बात करोगे तो ESR क्या होगा? इनएक्टिव। ESR क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीडाइज फॉर्म का बताइए जी। जैंथाइन ऑक्सीडेज एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग बिल्कुल एकदम से क्लियर है, बहुत सही। रिड्यूस फॉर्म के अंदर बताइए, रिड्यूस फॉर्म के अंदर, रिड्यूस फॉर्म के अंदर, रिड्यूस फॉर्म के अंदर बताइए, रिड्यूस फॉर्म के अंदर, रिड्यूस फॉर्म के अंदर क्या मामला होगा? देखो रिड्यूस फॉर्म के अंदर एक +2 में, एक +3 में, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड और यहाँ कितना होगा? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये यहाँ क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अगर तुम ऐसे करो तो तुम कहोगे 1 और 2, 1 2 3
और 4, टोटल कितने हुए 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कितने 1 2 3 4 और 5। देखो ये तो कट हो जाएंगे, दो वाले तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल सिंगल भरेंगे तो पांचों एक एक भरेंगे, एक में डबल आएगा तो डबल वाला प्लस माइनस कट जाएगा। इधर 5/2 लेट्स सपोज, और जब ये इनके साथ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलेगा, ये क्या है, ये अपने पास 2 है। लेट्स सपोज ये वाले क्या, देखो ये 5/2 है तो ये 2 है। या ऐसे कर लो कि ये सारे क्या है, हाफ हाफ है, ये प्लस हाफ है, और अच्छे समझने के लिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ऐसे है सारे के सारे प्लस हाफ। इनको अपोजिट स्पिन में जब कपलिंग करेंगे इनके साथ, तो ये वाले सारे क्या कर देंगे, इनको कट कर देंगे। ये वाले सारे के सारे क्या कर देंगे, कट करेंगे। एक प्लस हाफ को एक माइनस हाफ कट करेगा, एक प्लस हाफ को एक माइनस हाफ कट करेगा, एक प्लस हाफ को एक माइनस हाफ कट करेगा। क्लियर आ रही है। ओवरऑल अपने पास रिड्यूस फॉर्म में एस का वैल्यू क्या बनेगा, 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि इधर 5 थे इधर 4 थे, 4 से 4 कटे। ओवरऑल अपने पास क्या बनेगा, एक अनपेड, मतलब आपको दिखाई देगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, या एक आयरन के ऊपर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक के ऊपर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होने के बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये क्या होगा, ESR एक्टिव होगा। ESR क्या होगा, एक्टिव होगा। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। ESR क्या होगा, एक्टिव होगा। पैरामैग्नेटिक 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन ईच पूछ ले तो तुम बोलोगे एक पे 5 थे, एक पे 6 थे, एक पे 5 थे, एक पे 4 थे, 6 नहीं 4 थे। यहां तक की बात क्लियर हुई तो बोलो जल्दी से। यहां तक का मामला तुमको क्लियर है तो जल्दी से बोलो। ये बात क्लियर है। अब मुझे एक बात और करनी है, इसमें एक टर्म होता आती है रिस्की सेंटर की। क्या आती है, रिस्की सेंटर। किसको कहते हैं, रिस्की सेंटर। आ सकता है एग्जाम में ये रिस्की सेंटर। जल्दी से बताइए रिस्की सेंटर क्या होता है। रिस्की सेंटर Fe2S2 के अंदर ही चल रहा है ये मामला। Fe2S2 के अंदर ही ये मामला चल रहा है। जल्दी से बताइए Fe2S2 में अगर बात करें तो रिस्की सेंटर किसको बोलोगे, रिस्की सेंटर किसको बोलोगे, रिस्की सेंटर क्या होगा, रिस्की सेंटर। देखो हमें अभी स्ट्रक्चर तो सर हमें पता चल चुका है कि यहां आयरन आयरन सल्फर सल्फर, ठीक है। अब ये आयरन और आयरन जब तक किसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया था तो तुम्हें पता था ये भी +3 में था, ये भी +3 में था, ऐसा ही था। इनके ऊपर 2-2 ग्रुप और लगे हुए थे जो कि नॉन ऑर्गेनिक सल्फर के थे, उनको मैं नहीं दिखा रहा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इन्होंने ऐसा बनाया FeSS FeS, और यहाँ क्या थे, सिस्टीन के सल्फर थे, सिस्टीन के सल्फर थे, सिस्टीन के सल्फर थे, यहाँ भी सिस्टीन के सल्फर थे, सेम ऐसे यहाँ थे सिस्टीन 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 के सल्फर। क्लियर है। जब 2 सिस्टीन सल्फर को आप N-इमिडाजोल हिस्टाडाइन से 2 सिस्टीन यूनिट को रिप्लेस कर देते हो आप बाय 2 हिस्टिडाइन यूनिट से, 2 सिस्टीन यूनिट को 2 हिस्टिडाइन से आप रिप्लेस कर देते हो, तो वो क्या बनता है अपने पास, वो अपने पास दोस्तों बनता है आयरन सल्फर सल्फर आयरन सल्फर। एक हिस्टिडाइन का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हिस्टिडाइन, यहाँ हिस्टिडीन, और यहाँ सॉरी यहाँ सिस्टीन, यहाँ सिस्टीन, यहाँ भी सिस्टीन। ये अपने पास क्या बनता है +2 में। अब देखो अब आपसे ये भी पूछता है कि दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, रिस्की सेंटर में आयरन की, रिस्की सेंटर में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो याद रख लेना दोनों के अंदर +3 होती है, दोनों आयरन की क्या होती है +3, यहाँ भी +3 यहाँ भी +3। बस चेंज क्या आता है, 2 हिस्टीन को किससे चेंज कर दिया, 2 सिस्टीन को किससे चेंज कर दिया, हिस्टिडाइन से, और इसी सेंटर को इनको क्या बोलते हैं, रिस्की सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टीन रिप्लेस्ड बाय हिस्टिडाइन देन आयरन इज कॉल्ड रिस्की सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना +3 में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में होता है साहब, +3 में होता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जी। क्लियर हुई यहां तक की बात सबको, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बोल दो फटाफट से एक बार, बस फास्ट फास्ट। यहां तक का मामला सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट अपने पास है Fe3S4 Fe3S4, यहां तक का बताइए, फिर Fe3S4 पे चलते हैं। क्लियर है एकदम से,
ये वाली चीज। सिस्टीन रिप्लेस्ड बाय द हिस्टीडीन का वन अनपेयर्ड, बिल्कुल बिल्कुल तो बोल रहे हैं। ठीक है भाई, लाइक ठोक दो सारे। अब अपने पास दो 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 सिस्टम कर लिए, दो बचे हुए हैं। दो कौन कौन से बचे हुए हैं? बस ये दो बचे हुए हैं, Fe3S4 एंड Fe4S4। और उसके बाद हमें थोड़ा सा हुई में जो लाइन टू लाइन लिखा हुआ है वो पढ़ना है और फिर अपना ये काम है खत्म। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट कीजिए। Fe3S3, Fe3S4, Fe3S4 सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर मैं तुमसे पूछूं कि साहब मुझको बताइए कि कितना लेबाइल है, कितना नॉन लेबाइल है। लेबाइल, नॉन लेबाइल, लेबाइल एंड नॉन लेबाइल। नॉन लेबाइल सल्फर कितना है? लेबाइल कितना है, नॉन लेबाइल कितना है? कितना बताओगे? जल्दी से बोलो। तुम बोलोगे सर आयरन 3 दिखाई दे रहा है और सल्फर हमको 4 दिखाई दे रहा है, तो जो फॉर्मूले में दिखाई देता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन लेबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेबाइल हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? लेबाइल हो जाएगा सर। 4 क्या हो जाएगा? लेबाइल हो जाएगा। और नॉन लेबाइल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर 3 होगा। क्या होगा? 3 लेबाइल होगा। 3 क्या होगा? नॉन लेबाइल होगा। 3 नॉन लेबाइल। कैसे पता चलेगा? कैसे सर 3 कैसे? ये कैसे पता चलेगा 3 होगा? ये कैसे पता चलेगा? देखो जब तुम इसके यूनिट डायग्राम बनाओगे ना, पूरा डायग्राम, तो तुमको साफ साफ पता चलेगा। देखो अगर मैं पहले एक क्यूब बनाता हूं, क्या करता हूं? एक क्यूब बनाता हूं। ये वाला मैंने एक क्यूब बना लिया दोस्तों। क्या किया मैंने? ये क्यूब बनाया है और इस क्यूब में ये मैंने 8 कॉर्नर बना दिए। ठीक है, और तुमको पता है कि अल्टरनेट कॉर्नर पे क्या होता है? आयरन सल्फर ऐसे होता है। लेट्स सपोज यहाँ आयरन है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ आयरन है और यहाँ आयरन है। कुछ ऐसा हमने बनाया हुआ है, आयरन सल्फर आयरन सल्फर। अब मैंने ये पता है कि मेरे को सर आपने जो यहाँ शो किए है ना, यहाँ जो आपने शो किया वो 4 आयरन शो किए, और फॉर्मूले के अंदर कितने होने चाहिए? फॉर्मूले के अंदर अकॉर्डिंग हमारे पास कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ये Fe3S4 है ना, ये अभी फाइंड आउट किया गया। मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। Fe3S4 जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो इसका मोजबार से पता चला। और इसके अंदर एक आयरन का, मैं मतलब ये क्या कहता है कि हमारे पास कोई परफेक्ट क्यूब है, उसमें एक आयरन को क्या किया गया है? रिमूव किया गया है। अगर मैं पहले इनमें सबकी पोजीशन दिखाऊं तो आप कहोगे सर यहाँ भी सल्फर आएगा, यहाँ क्या आएगा? सल्फर आएगा, यहाँ भी सल्फर आएगा, क्योंकि ये सारे क्या है? ब्रीजिंग वाले हैं। सारे के सारे क्या है? ब्रीजिंग वाले सल्फर हैं। ये भी यहाँ भी आएगा। ये क्या है? लेबाइल वाले हैं। और लेबाइल वाले कितने हैं अपने पास? 4 है। और मैंने 4 रेड कलर से आपको लेबाइल सल्फर दिखा दिए। अब आप कहोगे सर अगर हमको ये वाला बनाना है ना Fe3S4, तो हमको एक कॉर्नर से आयरन को रिमूव करना है। ठीक है, साफ कर देते हैं, इस आयरन को रिमूव कर देते हैं। इस आयरन को जैसे ही आपने रिमूव किया, आपने देखा कि हमारे पास जो बचा हुआ क्यूब है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तुमको जो बचा हुआ क्यूब है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और तुमको पता है कि हर आयरन 4 बॉन्ड बनाता है। हर आयरन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मैंने पहली लाइन में तुमको लिखाया कि जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। हर आयरन की टेट्राहेड्रल होगी और टेट्राहेड्रल के लिए 4 बॉन्ड चाहिए होगा। और 4 बॉन्ड के लिए अगर मैं हर आयरन को देखूं तो यहाँ 1 बॉन्ड है, 2 है और 3 है, 1 नहीं है। तो इसके लिए मैंने सिस्टीन का सल्फर जोड़ दिया। इधर भी मैंने इसके साथ देखा 3 था, मैंने एक सिस्टीन का सल्फर जोड़ दिया। इसके साथ भी एक सिस्टीन का सल्फर जोड़ दिया। और ब्रीजिंग वाले जो सल्फर होते हैं उनको बोलते हैं लेबाइल सल्फर। विदाउट ब्रीजिंग वाले जो टर्मिनल वाले हैं, अमीनो एसिड सिस्टीन के सल्फर है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लेबाइल। तो इसके स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे होंगे कि लेबाइल और नॉन लेबाइल कैसे पता चला कि 4 लेबाइल तो देखते बता दिया, नॉन लेबाइल 3 होगा, कैसे पता चला? ऑन ईच आयरन पूछ ले, ऑन ईच आयरन पूछ ले आपसे, ऑन ईच आयरन, ईच आयरन आपसे हर आयरन पे पूछ रहे तो आप बोलोगे Fe। एक आयरन के साथ 2 क्या है? जो आप बोलोगे 3-3, 2-2 3-3 क्या बोलोगे? जैसे 3 बॉन्ड, देखिए एक क्या होगा? इनर्ट होगा। एक क्या होगा? इनर्ट वाला होगा, मतलब नॉन लेबाइल होगा। क्या होगा? नॉन लेबाइल, नॉन लेबाइल, नॉन लेबाइल। और एक नॉन लेबाइल होगा तो तुमको पता है कि 4 बॉन्ड बनाना है, तो 3 क्या होगा? 3 लेबाइल होगा। 3 क्या होगा? लेबाइल होगा। 3 क्या होगा? लेबाइल होगा। 1 2 3 देख लो, ये 3 क्या है? एक आयरन के साथ 3 कनेक्टेड है लेबाइल वाले। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि ऑन ईच पे कितना होगा, कितना नहीं होगा। बोलो भाई साहब, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
4 लेबाइल। नॉन लेबाइल वाला समझ आया कि नहीं है? लेबाइल वाला तो तुम पहचान लोगे फॉर्मूला देखते ही, ये तो तुम फॉर्मूला देखते ही पहचान लोगे लेबाइल वाला मामला। तो नॉन लेबाइल वाला मामला समझ में आया कि नहीं आया? नॉन लेबाइल वाला, कि नॉन लेबाइल कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बोलिएगा। अब देखो, अब मुझे इसी के लिए ही तो करना है मामला, रिड्यूस और नॉन रिड्यूस का, इसके लिए भी तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी तो बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेता हूं, इसको इधर नहीं, इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ स्पेस खाली करके इसी एक ही स्लाइड पे खत्म करते हैं इसको, क्योंकि डायग्राम सामने रहता है तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं पहले, यहाँ तो लिख ही लेते हैं, ये तो 3 नॉन लेबाइल, 3 नॉन लेबाइल ऑन ईच आयरन, ऑन ईच आयरन क्या बोलोगे? 1 नॉन लेबाइल है और 3 क्या है? लेबाइल है। 3 क्या है? लेबाइल है। अब देखिए रिडॉक्स की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म के बारे में बात करते हैं, मींस रिडॉक्स फॉर्म के बारे में बात करते हैं, रिडॉक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस वाला। मेरे पास 2 आयरन है साहब, और दोनों क्या है? +3 में है। पहले तुमको पता है स्टार्टिंग में तो दोनों आयरन क्या होंगे? +3 में होंगे सर, दोनों आयरन क्या होंगे? +3 में, +3 में। सल्फर कितने हैं? 4 सल्फर है सर इसके साथ, कितने हैं? 4 सल्फर है, क्योंकि फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि 4 सल्फर है, और 1 सल्फर पे -2 आता है, 1 सल्फर पे -2 आता है सर, 1 सल्फर पे। अच्छा 3 सल्फर है, एक और लगाओ भाई, एक और सल्फर लगाना पड़ेगा ना, एक और सल्फर लगाना पड़ेगा, उसको भी 3। अब टोटल +3 में 3 आयरन है मेरे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर। ये कौन सी फॉर्म की बात हो रही है? ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात हो रही है, ऑक्सीडाइज फॉर्म की। तो अब ऊपर चार्ज कितना आएगा? ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? देखो टोटल मेरे पास 9 पॉजिटिव का बनना चाहिए फाइनल रिजल्ट। तुमको पता है 1 सल्फर पे -2 होता है, तो टोटल -8 यहां से आ सकता है। और तुम अगर इसको 3x करके तीनों का x करता हूं तो 3x -8 इक्वल क्या रखूंगे? मेरे पास x का वैल्यू क्या आ जाए? हर x का वैल्यू, मतलब हर एक x का वैल्यू 3 आना चाहिए, +3 +3 +3। या तुम ऐसे कर लो x + y + z अलग अलग मान के चल लो, x + y + z। भाई एक आयरन का x है, दूसरे का y है, तीसरे का z है, तो सल्फर की वजह से -8 आएगा। यहाँ x का वैल्यू क्या रखूं कि तीनों का वैल्यू क्या आ जाए? x + y + z का वैल्यू 9 बन जाए। तो तुमको पता है ये 8 तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब 8 के अंदर यहाँ x की वजह, यहाँ क्या होगा? इस इंटरोगेटिव साइन की वजह से तुम बोलोगे सर यहाँ अगर +1 होना ऊपर तो ये मामला बन सकता है, ये 9 बन जाएगा और तीनों का सम 3 हो जाएगा। तो ऊपर चार्ज कितना रहेगा? +1 रहेगा। ये बात तुमको समझ आनी चाहिए। ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर पूरे मॉलिक्यूल में ऊपर +1 रहेगा, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? -1, ओवरऑल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो तुम ऐसा कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये गेन करेगा, देन उसको आगे ट्रांसफर करता है एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन को। और जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो तुम्हें साफ साफ पता है कि एक ही आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, बाकी सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा, आयरन 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 एंड S4 एंड दिस इज। अब तुम्हें साफ साफ पता है कि सर अगर ये आयरन 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 है तो यहाँ ये क्या है? +3 में, +3 में, +2 में, क्योंकि तुमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन आया है और एक इलेक्ट्रॉन किसी एक आयरन को मिलेगा और एक को मिलेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर जाएगी, बाकी 2 +3 में रहेंगे, एक +2 में आ जाएगा, यहाँ से फिर -8 बनेगा। और तुमको कितना बनाना है? 6 और 8 बनाना है। तो ऊपर चार्ज कितना रखेंगे? अब तुम कहोगे ऊपर चार्ज 0 रखेंगे सर। इसी से, इसी कॉम्बिनेशन से ये क्या हो सकता है? कंप्लीट अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको बोलेंगे रिड्यूस फॉर्म, इसको बोलेंगे रिड्यूस फॉर्म। अब मुझे बताइए कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, कैसा क्या मामला बनेगा सर? बताइए किस वजह से आएगा? किस वजह से पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या आएगा? तो तुम एक बात बोलोगे सर सबके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड है। आयरन +3 में मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए पहले 5 ऐसे हैं, सबके पास 5 ऐसे हैं, ओवरऑल क्या बचेगा अपने पास? मान लीजिए 2 आपस में कपल कर भी गए, मान लीजिए इसका प्लस हाफ में था और इसका माइनस हाफ में था। स्पिन वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में थे, 5 माइनस हाफ में थे, 5 तो 5 से कट गए, एक 5 तो फिर भी बचेंगे अनपेड। तो ये ओवरऑल क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर आ रही है बात समझिए? ESR क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ESR क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अगर इधर वाली साइड बात करेंगे तो क्या होगा? इधर वाली साइड बात करेंगे तो ये भी क्या होगा? रिड्यूस फॉर्म में भी देखो
+3 वाले प्लस आपके, +3 वाले माइनस आपके कट जाएंगे। आयरन +2 बोले तो D6 सिस्टम, D6 हाई स्पिन में है तो 4 अनपेयर्ड सिस्टम, 4 अनपेयर्ड मतलब ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर ये पैरामैग्नेटिक हुआ तो तुम इसको क्या बोलोगे, ESR एक्टिव। बोलो भाई साहब, ESR एक्टिव क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। अब बोलो जल्दी से, तुम्हारे कमेंट देख लिए जाए। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला, जल्दी बताइएगा। क्या ये बात तुमको क्लियर हुई सारी, Fe3S4 वाली और ये सब बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक? क्या तुमको ये सारा मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या तुमको ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। तो अभी अपने पास एक बचा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, Fe4S4, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिनिश। Fe3S3, Fe4S4। अब अपने पास सिर्फ एक केस बचा हुआ है, कौन सा, सिंगल केस अपने पास बचा हुआ है Fe4S4 वाला, ये वाला केस बचा हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नेट गेट जैम में जहां भी, वो भी साथ के साथ एक Fe4S4 को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर कोई एक और टॉपिक साथ में कर लेंगे। बोलिए यहां तक का मामला क्लियर है कि नहीं है? अब सॉरी रुको एक मिनट, हुई वाला मामला दिखाएं क्या, थोड़ा सा हुई वाला देख लेते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, हुई वाला कंप्लीट करेंगे तभी साथ में कंप्लीट करेंगे ना, जब सारा ही देख लेंगे एक साथ ही। हुई वाली लाइन टू लाइन भी साथ ही देख लेंगे, डायग्राम तो डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपना एक तो Fe4S4 रहेगा जो बचा हुआ है, Fe4S4 के बारे में ऑल क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल क्वेश्चंस। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई एक नया टॉपिक और न्यू टॉपिक, बायो इनऑर्गेनिक का एक बहुत सा टॉपिक बचा हुआ है अभी, डेली एक दो टॉपिक होगा, अगले 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बायो इनऑर्गेनिक जबरदस्त तरीके से। तुमको इसके अलावा से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जो तुमको ना आता हो, इसके बाद एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो तुमको ना आता हो इसके बाद में। ठीक है, तो अब तैयारी में लगे रहो दोस्तों सारे एकदम से। और मैं तुमको बता देता हूं कि तुम्हारे लिए ऑफर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुमको करना ही है। वीडियो को लाइक ठोक देना, अगर पसंद आया हो, कंटेंट एकदम बढ़िया लगा हो तो लाइक ठोक देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और स्पेशल क्लासेस को देखिएगा, बहुत फ्री में मामला चल रहा है, स्पेशल फ्री क्लासेस बिल्कुल एकदम फ्री है, एकदम क्या है, फ्री क्लासेस है ये। इनको देखिए, BCAM10 कोड यूज कीजिए, BCAM10 कोड यूज कीजिए और इनको देखिएगा, BCAM10 कोड यूज करिएगा और इनको देखिएगा बिल्कुल फ्री में। और कौन सी क्लासेस चल रही है, क्या चल रहा है ये देख लो, ये चल रहा है मामला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के MCQ चल रहे हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 13 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर यस सर, मेंटी भी करा देना कल। मेंटी यहाँ नहीं करवा सकता, सॉरी पम्मी, मेंटी पे स्ट्राइक आ जाता है, फिर यहाँ वीडियो पे स्ट्राइक आ जाता है मेंटी से, ठीक है। अलाउड नहीं है मेंटी करवाना, एक दिन करवा दिया था मैंने वैसे भी तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन करवा देंगे वैसे भी, और तुम्हें पता ही है वहां तो मैं करवाता ही हूँ मेंटी, जहाँ करवाता हूँ, ठीक है। क्लियर है? बोलिए साहब, क्लियर हुआ सबको ये वाला मामला? हिट लाइक बटन एकदम से, और सारे अपनी तैयारी में जुटे रहो भाई साहब। अभी टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है और कभी भी तुम्हारा बिगुल बज सकता है एकदम से एग्जाम का, मैं बता दे रहा हूं। अक्टूबर चल रहा है, मतलब तलवार अब लटकना स्टार्ट हो चुकी है, तलवार को बाहर निकाल लिया गया है, वो कभी भी आपके सामने से आ सकती है। तो जितना आप दम लगा सकते हो लगा दो, लास्ट टाइम पे जितना दम लगा सकते हो, जहां से 15 मिनट 20 मिनट अपनी जिंदगी का निकाल के दे सकते हो वो दे दो अब 2 महीनों में बस, जो कि तुमको फिर अगले 6 महीने इसी चीज को ना पढ़ना पड़े दोबारा। और तुमको पता है कि एक बार पढ़ी हुई चीज जब दोबारा पढ़ते हो तो बहुत मतलब बंदा अजीब ऐसे लगता है कि यार मुझे क्या ही पढ़ना पड़ रहा है बार बार सेम चीजें, ठीक है।
पहली बार में जितना इंटरेस्ट आता है उतना दूसरी बार में इंटरेस्ट नहीं आता कभी भी, ठीक है, क्योंकि पहली बार सब कुछ नया होता है।